Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter 14 of class 12th biology जो कि हमारे पास वेव्स है। तो इस चैप्टर के कुछ PYQ सोल्व करेंगे जिससे कि आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, चैप्टर में कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। डिस्प्लेसमेंट उसका वाई डायरेक्शन क्या लॉन्ग है एज 1 मीटर, वेवलेंथ उसकी 2 पाई मीटर है, फ्रीक्वेंसी 1/पाई हर्ट्ज है, इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगी, इसको हम इक्वेशनल तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ पे हमसे पूछा है। तो देखो भाई, अगर मैं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने लगूं तो आपको ये चीज समझ नहीं आएंगी, क्योंकि देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसका आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए अच्छे से। कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले समझनी होती हैं और मतलब याद भी होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक क्लियर कराना चाहूंगी, कुछ बेसिक बातें बताऊंगी जिससे कि आपको शायद ये चैप्टर कहीं कुछ मदद मिल सके, इजी लगे। जितना मेरे से हो पाएगा भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वेव्स। वेव्स का क्या मतलब होता है भाई, पहले मैं लिख रही हूं, डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स, इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स note the particles only oscillates। भाई अब ये चीज आपको, ये डेफिनेशन जो है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस डेफिनेशन में। पहले मैं आपको ये वर्बली बोल के बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, वेव का जो डायग्राम है उसके थ्रू बताने की कोशिश करूंगी और एक एग्जांपल के थ्रू। देखो भाई, वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्टर्बेंस होती है, जो आगे फर्दर ट्रेवल करती रहती है, इट इज अ डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस ही होती है जो ट्रेवल करती है। नोट द पार्टिकल्स, पार्टिकल कभी भी ट्रेवल नहीं करते, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेशन करते हैं, डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करती है। देखो अब मैं आपको वेव का एक डायग्राम बना के दिखाती हूं। बहुत ही गंदा डायग्राम है मेरा, बट कोई बात नहीं। ये होती है भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये होता है इसका क्या, इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला था, डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्बेंस होती है जो कि आगे ट्रेवल करती जाती है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है। ये होता है भैया जो ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्रस्ट, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रफ। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। और ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब भाई एक बात सोचो, अभी हो सकता है अभी भी अच्छे से ये चीज समझ नहीं आई है, कोई बात नहीं, एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ जिससे शायद आपका जो ये थोड़ी सी डाउट होगा यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज समझना भाई, एक नदी है, ठीक है, एक मिनट, एक नदी है, ये नदी है, मान लो ये पानी की नदी, ऑब्वियसली नदी पानी की होगी, ठीक है। तो इसमें आपने कोई कंकड़ फेंक दिया, ठीक है, कोई कंकड़ आपने इसमें फेंका है, आपने ये चीज देखी भी होगी। कंकड़ जब आप उस पानी में फेंकते हो, उस नदी में फेंकते हो, तो क्या आपने वो रिपल्स की फॉर्मेशन होती है, वो ऐसे 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 बढ़ता चली जाती है, वो ऐसे ऐसे मतलब एरिया जो कवर करती चली जाती है ऐसे राउंड सर्कुलर मोशन में। मेरे को शायद उसको रिपल्स ही कुछ बोलते हैं, काइंड ऑफ, ऐसा पर्टिकुलर मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन आप समझ गए होगे कि ऐसा होता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब आपको ये वो इमेज आपके माइंड में आ जानी चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ आ भी गई होगी, कि आपने एक नदी में कंकड़ फेंक दिया, कंकड़ फेंकते ही आपने देखा कि जो वो पानी है वो थोड़ा सा एक अच्छी सी आकृति, सर्कुलर अच्छी सी आकृति में वो जो है हमें दिखता है। ठीक है, उसकी कई जो है राउंड 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 होते रहते हैं, मतलब आगे भी बढ़ जाते हैं अच्छी फोर्स के साथ फेंका जाए। तो भैया मैं आपको ये वेव से रिलेट करके समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो ये पार्टिकल है, पार्टिकल ये मेरे पास, ये सॉरी जो कंकड़ है, इस केस में पार्टिकल और इस केस में कंकड़ सेम चीज है। मैं आपको लिख देती हूँ, कंकड़ इज इक्वल टू पार्टिकल। कैसे भाई, मैंने बोला कि पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करता है, वो आगे मूव नहीं करता, वो ट्रेवल नहीं करता। तो क्या जो आपने पानी में कंकड़ फेंका वो ट्रेवल किया,
नहीं किया, वो सिर्फ ऑसिलेट करता है। वो भाई पानी के अंदर चला गया, वहां पे उसने जो अफेक्ट करना था कर दिया। अब उसके साइड में जो है डिस्टरबेंस, उसने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी। अब उस डिस्टरबेंस के कारण आगे वो सर्कुलर ऐसे मतलब एक आकृति जो है पानी में ऐसे बनती रहती है और वह ऐसे होता रहता है, राइट। तो ये वही चीज है भाई, पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर गया, सिर्फ उसने ट्रेवल नहीं किया, उस कंकड़ ने एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी जो अब आगे मूव करती चली गई। ठीक है, वो ट्रेवल करती है, डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इस अब जब मैंने आपको डिस्टरबेंस बताया है, ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि ये डिस्टरबेंस कौन से टाइप्स की हो सकती है, कि किस किस प्रकार की जो है डिस्टरबेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, जो डिस्टरबेंस है मे बी इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहला हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा भाई वेव्स ऑन स्ट्रिंग। क्या समझोगे अब आप इस बात से? ठीक है, अभी तक नहीं आया होगा। डिस्प्लेसमेंट समझो। सबसे पहले क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई भी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो कितना भी हो सकता है, उसको बोलते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक भाई आप मान लो एग्जांपल के तौर पे अज्यूम करो कि आपके पास एक थ्रेड है यानी धागा, उसके दोनों एंड को आपने दोनों हाथों से, अपने दोनों जो हाथ हैं उंगलियों से पकड़ रखा है। ठीक है, उसको जब आप पास में लेकर आकर एकदम से फोर्स के साथ दूर की तरफ खींचोगे तो उसमें एक वाइब्रेशन से एक डिस्टरबेंस ही होती है। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि जैसे वो होती है हमारे पास, क्या होती है, जैसे वो छोटे बच्चों के लिए आता है, खेलते हैं, आपने भी कभी देखा होगा, दुकान वगैरह पे आती है ऐसे, मतलब एक स्ट्रेचेबल सी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, उसके नीचे कोई बॉल वगैरह या कोई भी टॉय ऐसे अटैच होता है, तो आप इसको जब भी मतलब दूर करके इसको मतलब फोर्स के साथ दूर जो है करते हो, मतलब फेंकते हो, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेस हुआ है ना, कि मान लो कि ये इतना था, अब ये क्या हुआ भाई, इतना डिस्प्लेस हो गया। आपने इसको स्ट्रेच कर दिया थोड़ा सा फोर्स के साथ, इसको आपने फेंक दिया दूसरी साइड, तो ये क्या हुआ, इतना स्ट्रेच हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ। बेसिकली क्या हुआ, ये इतना डिस्प्लेस हुआ है। और इसी डिस्प्लेसमेंट के कारण जो भी यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होती है, जो भी वाइब्रेशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उसको हम बोलते हैं ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल याद रखोगे भाई, वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कौन सा फैक्टर हमारे पास होगा इस केस में, हमारे पास है प्रेशर। नेक्स्ट क्या है भाई, प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है, साउंड वेव्स। ठीक है, देखो अब मैं यहां पे बना के दिखा रही हूं आपको। ठीक है, ये है भाई, ये होता है कंप्रेशन। पहले मैं बता देती हूँ किसको क्या बोला जाता है। ये होता है कंप्रेशन, ये होता है रेयरफेक्शन, अगेन ये होता है कंप्रेशन। आप देखना भाई, मैंने प्रेशर बोला है, राइट, तो इस वेव को कंसीडर करना है और प्रेशर को कंसीडर करोगे। कंप्रेशन यानी कि पास पास है वेव्स। प्रेशर बढ़ेगा भाई तो डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, वेव्स पास पास आएंगी। रेयरफेक्शन में जब दूर दूर है, इसका मतलब प्रेशर कम हो गया, डेंसिटी भी कम हो गई। कंप्रेशन अगेन फिर कंप्रेशन आता है, यानी कि प्रेशर बढ़ गया और डेंसिटी भी बढ़ गई, इस वजह से ये पास पास आ गई। ठीक है, तो बस ये फैक्टर होता है प्रेशर के केस में। आप जानते हो कि भाई प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी तो वहां पे बढ़ेगी, बढ़ेगी तो भाई वो जो वेव्स होंगी जो ट्रेवल कर रही हैं, जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, वो एक दूसरे के पास आएंगी। ठीक है, वो दूर नहीं जा पाएंगी, ठीक है, वो पास पास रहेंगी। जैसे ही प्रेशर कम हो गया, अब प्रेशर कम हुआ तो भाई वो आराम से जैसे फ्रीली लूजली पैक्ड हो गई, भाई वो घूम सकती हैं, अब ऐसा समझ लो। ठीक है, अब मैं आपको ये याद कैसे रखवाने वाली, देखो ये चीज समझना। आप मान लो कि आपके ऊपर जब ज्यादा प्रेशर आता है, किसी भी चीज का हद से ज्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है, तो आप उस दौरान फ्री
जो फ्री सा फील नहीं कर पाओगे, आप एक आजादी महसूस नहीं करोगे, राइट। प्रेशर में आजादी महसूस नहीं कर पाते हम, ठीक है। आप ऐसे दबे दबे से चुप चुप से महसूस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वही कंडीशन हुई, जैसे ही आपके ऊपर से प्रेशर हटा भाई, आपने एकदम से आजादी महसूस की, ऐसे ही पार्टिकल्स ने आजादी महसूस की भाई, इसके ऊपर से प्रेशर हट गया, यानी बाउंडेशन हट गई, ये दूर दूर हो गई, रेयरफेक्शन। तो आप इस कंटेक्स्ट में इस चीज को याद रख सकते हो। और एक इसी से लिंक्ड है हमारा तीसरा, जो है डेंसिटी वाला। अब डेंसिटी वाला जो मैंने बताई सेम वही है भाई, यहाँ पे आप प्रेशर को कंसीडर कर रहे थे, प्रेशर से डेंसिटी को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे आप डेंसिटी से प्रेशर को कंसीडर करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपको कुछ डिस्टर्बेंस है जो ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स के बारे में। टाइप्स देखो, दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है नॉन मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल में देखो भाई, इसमें होता है अगर मीडियम रिक्वायर्ड हो तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल, और अगर मीडियम रिक्वायर्ड ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो बेशक। साउंड वेव्स, जैसे कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग। अब क्या मैंने ये दोनों एग्जांपल आपको नहीं समझाए, पीछे दोनों टाइप की वेव मैंने आपको समझाई है, दोनों में मीडियम रिक्वायर्ड था, एक में डिस्प्लेसमेंट का था, एक में प्रेशर और डेंसिटी का था तो यहाँ पे वो बात है। इसमें नॉन मैकेनिकल में आपको एक याद रखनी है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है, काफी बार आया भी होगा, लाइट वेव्स। लाइट वेव यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है भाई, ये फ्रीली, मतलब बिना इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये फ्रीली जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वैक्यूम कैसा होता है आप जानते हो, ये होता है, इस टाइप का वैक्यूम होता है, ठीक है। तो इसमें ये ट्रेवल करती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैकेनिकल वेव होती है ये फर्दर दो में डिवाइडेड होती है, जिसके ऊपर जो है हमारा चैप्टर भी बेस्ड है, ठीक है। तो देखो, एक है भाई ट्रांसवर्स वेव, एक मेरे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में देखो, पहले मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, लिख रही हूं पहले मैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वही देख, इसका भी लिख देती हूँ एक बार, ठीक है, दोनों को साथ में बता दूंगी। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब भाई यहाँ पे समझो क्या दे रखा है, जो ऑसिलेशन होगा पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन ऑफ वेव देखो इस डायरेक्शन में, मान लो प्रोपगेशन ऑफ वेव या वेव मोशन एक ही बात है, वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हमें बोला कि पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होगा प्रोपगेशन ऑफ वेव वाली डायरेक्शन से, यानी ये पार्टिकल है। अब परपेंडिकुलर होने के लिए भाई ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पार्टिकल होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा जिस भी डायरेक्शन में वेव मोशन होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है भाई वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग इसका एग्जांपल है, EMW इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे जैसे भाई आप धागे को खींचते हो तो एकदम से ऊपर नीचे वाइब्रेशन ऐसे होती है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भाई सेम होता है, जैसे ये वेव मोशन की डायरेक्शन है और यही इसी साइड पे जो है क्या होगा, अपोजिट साइड जो है अपोजिट हो सकती है लेकिन वही डायरेक्शन रहती है। इस साइड ही क्या होगा, ऑसिलेशन होगा पार्टिकल का। एग्जाम्पल जैसे कि भाई एग्जाम्पल दे देती हूँ, साउंड वेव हो गया, ठीक है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं। और हमारे पास जैसे कि वेव्स होता है एयर कॉलम में, ठीक है, ये इसके एग्जांपल, दोनों किसके एग्जांपल है,
लॉन्गिट्यूडनल वेव के। और ट्रांसवर्स वेव के कौन से एग्जाम्पल है भाई, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो गया, EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट वेव्स। ठीक है, ये ट्रांसवर्स का है। अब भाई यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन मैं आपको सोच रही हूँ कि जनरल इक्वेशन जो है वेव की वो भी समझा देती हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे ऐसे PYQ में। अब तो बेहतर है अभी हम समझ लें एक बार, तो आगे क्वेश्चंस जो है हमारे लिए सोल्व करने इजी हो जाए। ठीक है, तो एक बार इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव, भाई y को यहाँ पे माना जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। ठीक है, y इज इक्वल टू टाइम के प्लेस में यहाँ पे एक्स पुट करेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे ये होता है, मैं आगे बताऊंगी कि ये क्या चीज लिखी है मैंने, बस इतना भी ध्यान रखोगे आप कि अलग अलग x के लिए भाई टाइम भी क्या होगा, अलग अलग ही होता है। अगर 2x है तो दोनों के लिए टाइम भाई वेरी कर सकता है, अलग अलग टाइम होगा। ऐसा नहीं है 2x है दोनों के लिए टाइम एक ही है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको कि देखो जो y है इज इक्वल टू क्या होगा, f ए एक्स, ये a जो है ये x का कोफिशिएंट है, b जो है टाइम का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये इक्वेशन है वेव की। किस कंडीशन में, अगर जो वेलोसिटी है वेव की, जो v का स्क्वायर है वो 0 के इक्वल ना हो, 0 के नॉट इक्वल हो, उस दौरान ये जो है इक्वेशन होती है वेव की। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है उसको कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इज इक्वल टू b अपॉन a। ये होती है वेलोसिटी ऑफ वेव सिंपली। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा जो जरूरी भी है समझना, ये तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत ऐसा ही बेसिक था, लेकिन अब जो बात है जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, जो फॉर्मूले मैं उसमें आपको बताने वाली हूँ, वो भैया आपको बिल्कुल ध्यान से समझने हैं और सुनने हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, अभी PYQs में भी देखने को मिल जाएंगे आपको, बेशक देख लेना आप। जो प्लेन प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ट्रैवलिंग। प्लेन प्रोग्रेसिव अगर आपके पास क्वेश्चन में भी आ रहा है वर्ड तो इसका मतलब होगा ट्रैवलिंग। ठीक है, घबराना नहीं है, ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हार्मोनिक वेव कौन सी होती है, वो वेव होती है जिसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था भाई, हमने जो है पीछे अब चैप्टर कवर किया था ऑसिलेशंस वाला, उसमें मैंने आपको बताया था, मान लो कि एक पेंडुलम का एग्जांपल मैंने आपको दिया था वहां पे, जो कि मैं अब आपको दोबारा भी दे देती हूँ। ठीक है, इसकी मीन पोजीशन है यहाँ, मतलब ये जो पेंडुलम होता है भाई कभी ये इस साइड जाता है कभी ये इस साइड जाता है, इसकी मीन पोजीशन है, इसके मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है एक मतलब स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में एक मीन पोजीशन के अबाउट जो ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, जो मतलब मूवमेंट होती है बेसिकली पार्टिकल की, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई मैं इसकी इक्वेशन बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आपको याद रखनी है। y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपने देख लिया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस इक्वेशन में किस चीज का क्या मतलब है। देखो y किसे रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, मीन पोजीशन से जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से भाई एम्पलीट्यूड, ध्यान से देखना भाई जो चीज मैं बता रही हूँ, एम्पलीट्यूड, के का मतलब होता है वेव नंबर, यानी कि के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, फॉर्मूला है इसका, बिल्कुल याद रखोगे, अभी बता के चल रही हूँ, क्वेश्चन में 101% जो है फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। ये हमारे पास होती है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप जानते भी होंगे ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये दो फॉर्मूले इसके हो सकते हैं। टी से आप जानते हो भाई टाइम, एक्स क्या होता है यहाँ पे, एक्स होता है भाई कि वेव ट्रेवल्स अलोंग, वेव कौन से एक्सिस के ट्रेवल अलोंग कर रही है, ट्रेवल्स अलोंग। ये भाई इसके एक्स जरूरी नहीं है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब मैंने आपको वेव नंबर का फॉर्मूला बता दिया, ओमेगा का बता दिया, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता चल गया, तो आपको जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ वेव का, जिसका आगे काफी काम होगा।
वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है भाई ओमेगा अपॉन के। अब ओमेगा पता है, के पता है, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई एफ अपॉन 2 पाई अपॉन लेमडा। सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आएगा एफ लेमडा, यानी कि एफ लेमडा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक भाई आपको चीजें क्लियर हुई हैं। अब इसी के साथ साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल याद रखनी है, समझ ना आए कोई इशू वाली बात नहीं है भाई, याद रखो, याद रखने से भी काम हो जाएगा, मतलब ठीक है, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं होगी उधर। देखो, डायरेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव पूछ ली जाती है भाई, कई बार डायरेक्शन पूछ ली जाती है कि क्या डायरेक्शन होगी। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी, अगर टाइम और एक्स ये दो चीजें आपको दे रखी है, इनके बीच में नेगेटिव साइन है, जब इक्वेशन में टाइम और एक्स के बीच में नेगेटिव साइन आपको दिखे तो समझ लेना पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलॉन्ग। सीधा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना भाई, नेगेटिव है, उल्टा है भाई, आप सोचोगे कि भाई नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, बस ऐसे याद रखना कि भाई उल्टे से याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा, टाइम और एक्स के बीच का जो साइन होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, पीवाईक्यू में आगे अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहां पे भी मैं दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको अच्छा खासा जो है बेस क्लियर करा दिया आपका, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके बता ही दिया था ऑलरेडी, तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, अब यहीं पे सोल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, देखो भाई, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था, कहा था मैंने कि इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, और हमें दे रखा है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 2, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या दे रखा 1 अपॉन पाई, हार्ट्स ऑलरेडी दे रखा था, इसको पुट करके सोल्व कर दिया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर यानी कि के इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई लैम्डा। देखो जो अभी सारी बातें बता के पहले क्वेश्चन में अप्लाई हो गई है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी है 2 पाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू, आंसर आएगा क्या 1, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, क्योंकि लैम्डा हमारे पास 2 पाई दे रखा था, तो लैम्डा के प्लेस में 2 पाई रखा, यहाँ पे भी 2 पाई रखा, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जब आप इसको रखोगे तो कैसे रखोगे भाई, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड हमें क्वेश्चन में 1 दे रखा है तो 1 लिख देंगे, साइन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, k की वैल्यू क्या आई है भाई, k की वैल्यू 1 आई है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल x लिखेंगे, x माइनस यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2t। तो यानी आगे आंसर हमारे पास, कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा बस आपको पिछले जो इस चैप्टर के बेस क्लियर होने चाहिए। अगर देखो अभी आपको ये सारी बातें नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन पता नहीं आपको कैसा लगता है, मतलब काफी मुश्किल लगता है, आप सोचते हैं कि इसमें क्या पूछ लिया, क्या निकालना है। तो सबसे पहले भाई चैप्टर क्लियर करके आओ, फिर पीवाईक्यूज जो है अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, 2 वेव्स रिप्रेजेंट कर रखी है इक्वेशन के द्वारा, यानी y1 दे रखी है, y2 दे रखी है। ठीक है, जहां पे x जो है वो मीटर में है और टाइम क्या है सेकंड में है, तो फेज डिफरेंस बताना है इनके बीच का क्या होगा। अब यहाँ पे हमसे फेज डिफरेंस पूछा है। ठीक है भाई, फेज डिफरेंस पूछा है तो पहले मैं आपको फेज डिफरेंस के बारे में कुछ बेसिक बातें क्लियर कराऊंगी, तब क्वेश्चन करने का मजा आएगा, इजी भी लगेगा। तो सबसे पहले वही यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, मतलब पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी फेज डिफरेंस के बारे में, थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ दूंगी। देखो भाई, दो चीज हमारे पास होती है, एक होता है फेज और एक होता है भाई फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाई से हम फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन है मेरे पास, मान लो कि ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वेव की, जो हम अभी करके भी आए थे, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, लेकिन ये जो हो गया भाई इसको बोलते हैं फेज। अब इसी से दो इक्वेशन हम बनाएंगे, एक होगी y1 इज इक्वल टू a1 साइन k1x प्लस ओमेगा 1t, एक मेरे पास होगी y2 दूसरी इक्वेशन a2 साइन k2x प्लस ओमेगा 2t, ये होगी मेरे पास। तो देखो ये जो होगा इसको ये होगा मेरे पास फाई1, ठीक है, इसका जो फेज होगा वो होगा फाई2। ठीक है, फेज डिफरेंस। अब हमें निकालना, ये फेज थे, अब हमें क्या निकालना, ये दो फेज हो गए मेरे पास, ये पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज। ठीक है, निकालना क्या है फेज डिफरेंस, तो आप क्या लिखोगे भाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई2 माइनस फाई1।
इस फॉर्मूले को याद रखोगे जब भी दो इक्वेशन दे रखी हो, फेज डिफरेंस निकालने को पूछा और डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1 5 में वो सॉरी फेज मैंने आपको बता दिया है कौन सा मतलब क्या होता है, आपको जस्ट क्वेश्चन में अपने सॉरी इसमें फॉर्मूले में वो चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। एक चीज और, दो चीज बल्कि एक चीज नहीं, आपसे ये आपको ये दिया जाता है कि भाई कोस थीटा को हमें साइन थीटा में कन्वर्ट करना होता है, तो हमेशा याद रखोगे कि साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 2 ऐसे जो है, जब कोस थीटा को इसमें कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। माइनस कोस थीटा को कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखा जाएगा भाई, साइन थीटा माइनस पाई अपॉन 2 ये आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको याद रखनी है, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 2, एक है माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उम्मीद है आपको याद रहेगी। तो अब जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखो भाई यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, y1 दे रखा है क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस दे रखा है 0.57, तो यानी φ1 हमारे पास क्या आ गया 0.57, क्योंकि ये क्या होता है फेज, ठीक है। दूसरा y2 के केस में अगर मैं बात करूं क्या दे रखा है, a कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स ये हमें दे रखा है, और यहाँ पे हम कोस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्या आ जाएगा a साइन, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम पाई अपॉन 2, ठीक है, प्लस सेम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया था। तो यानी φ2 की हमारे पास वैल्यू आ गई पाई अपॉन 2, फॉर्मूला डायरेक्ट अपना अप्लाई करोगे, φ2 माइनस φ1, ठीक है, क्या आ जाएगा देखो पाई अपॉन 2 माइनस 0.57, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 अपॉन 2 माइनस 0.57, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा 1.57 माइनस 0.57 इज इक्वल टू, आंसर आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपके पास 1 रेडियन। तो देख लेते हैं कि कौन सा हमारे पास आंसर मैच कर रहा है इसका, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, साउंड वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है एट 350 मीटर पर सेकेंड एक वार्म एयर के थ्रू, कितने स्पीड से, 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास, ठीक है, ब्रास के अंदर से। वेवलेंथ जो है 700 हर्ट्ज है, एक्वास्टिक वेव की एज इट एंटर्स ब्रास, ब्रास एक मेटल होता है भाई, मेटल के अंदर जो है इसने एंटर किया वार्म एयर से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब ये हमें क्या बताना है, क्या साउंड द वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, वेव एज इट एंटर फ्रॉम द, ठीक है, अब ये बताना है यहाँ पे हमें कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो भाई मैं आपको एक और याद ही रख लेना, ठीक है, कुछ पॉइंट भाई आपको याद ही रखने होते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में वो डायरेक्ट अप्लाई हो सके। इक्वेशन जाननी जरूरी नहीं होती हर चीज की। तो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पे भाई एन तो जो है कांस्टेंट रहता है, एन रिमेन्स कांस्टेंट, तो जो ये v है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, लैम्डा की, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, लैम्डा के। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी, तो अगर v जो है वो इंक्रीज हो रही है 10 टाइम्स, हमें क्वेश्चन में दे रखा है अगर वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा भी तो इतना इंक्रीज होगा भाई 10 टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता भाई, जब क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा तो डिक्रीज कैसे हो जाएगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 20 तो हमें फैक्टर ही नहीं दे रखा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ की कौन सी वैल्यू के लिए जो वेव वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगी जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है उसके। अब ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, तो देखो थोड़ा स्पेस बनाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमारे पास इक्वेशन होती है ये, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला भाई ये होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी का डी वाई अपॉन डी टी, आपने वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पहले भी देखा होगा। इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ए
ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं मैं पार्टिकल की, तो वो होती है ए ओमेगा, ठीक है। वो क्या होती है, ए ओमेगा होती है। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला और ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है, अगर वेव की वेलोसिटी की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला भाई आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ओमेगा अपॉन के, राइट, ये होता है। तो यहाँ पे जो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव वेलोसिटी ओमेगा के, यानी कि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, ए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, यानी कि ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन के। लेकिन के क्या होता है भाई, के का फॉर्मूला आप जानते हो, वेव नंबर का 2 पाई अपॉन लैम्डा, राइट, आपको पता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी भाई, 2 पाई इंटू ए। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। फोर्थ का हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन जो है मैच कर गया हमारे आंसर से, तो यानी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। एक वेव है स्ट्रिंग में, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में विद अ स्पीड ऑफ 128 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज नोटेड दैट जो 5 कंप्लीट वेव है वो फिट हुई 4 मीटर की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में। द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वेव इज, अब ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो इसको वेव को डिस्क्राइब करेगी यहाँ पे, ठीक है, वो बताना है। तो सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और मैं लास्ट में आपको एक बात और समझाऊंगी, ठीक है, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई काफी यूजफुल थी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप उसको याद रख लेना, काफी डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकोगे आप उसको। पहले सोल्व कर लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए हमें दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ओमेगा अपॉन के कितना है, 128 मीटर पर सेकेंड माइनस 1, ये हमें दे रखा है, ठीक है। 5 लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 4, यानी कि लैम्डा को अगर हम निकाले तो कितना होगा, 4 अपॉन 5 मीटर। जनरल वेव इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होगी। के का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये होता है के का फॉर्मूला, ठीक है, आप जानते हो। तो ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा है, इसमें आप पुट करोगे 2 पाई इंटू 5, हमें क्या दे रखा है, कहाँ गया, ये अपनी लैम्डा की वैल्यू अपॉन यहाँ पे 4, सोल्व करोगे इसको आ जाएगा 7.85 आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब भाई आप जो आपकी इक्वेशन थी इसमें y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में पुट कर दोगे, जो भी आपका निकला है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना आ गया, कितना हमें दे रखा है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 0.022 मीटर, 0.02 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे लिखोगे 0.02 मीटर साइन, यहाँ पे आएगा आपके पास किसके, के प्लेस पे 7.85, क्योंकि आपने के की वैल्यू निकाल ली है, x माइनस यहाँ पे आपके ओमेगा के प्लेस पे क्या आएगा, 128 मीटर, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 128 नहीं, यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1005, ठीक है, ये आएगा आपके पास इसका करेक्ट आंसर। तो यानी कि भाई ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ये देखो, सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, x के और t के बीच में नेगेटिव साइन होगा तो मतलब डायरेक्शन एक्स एक्सिस की कैसी होगी, पॉजिटिव। तो क्या आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया भाई, 2 ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुके थे स्टार्टिंग में, बी और डी से आपका कोई नाता नहीं था, शुरू से ये एलिमिनेट हो चुके थे, क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस साइन देके इन्होंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। प्लस साइन तो आ ही नहीं सकता, जब यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन की बात हो गई तो यहाँ पे प्लस क्यों आएगा भाई, एक्स और टी के बीच में नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये चीज आपको बोली थी कि भाई अगर आप स्टार्टिंग में इस चीज को याद कर लोगे तो काफी क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट आंसर को बता पाओगे, ठीक है, पर इतनी मतलब आपको 60 से 70% मदद हो सकती है इस चीज से। जैसे अब यहाँ पे हो गई थी कि 2 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए थे, अब यहाँ पे आप इजिली सोल्व करके देख सकते थे, आंसर आपके पास सी आएगा, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए था वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, सी। तो भाई आप ऐसे जो है, मैं कह रही हूँ जिन चीजों को आप उसको याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारे पास 6th क्वेश्चन है, जो वेव है डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू 0.25 साइन 10 पाई x माइनस 2 पाई t, ठीक है। वेयर x एंड y जो है मीटर में है, टाइम सेकंड में है, इज अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द, तो हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन के अलोंग ये ट्रेवल करेगा। कोई बात नहीं, पहले सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक और बात बताती हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी, स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। हमें ए दे रखा है कितना, हम कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 7th, हमारे पास 6th क्वेश्चन है ना, एक मिनट, देखो y हमें दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है 0.25 साइन
10 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी, ये हमें दे रखा है। कंपेयर करेंगे इक्वेशन को किसके साथ, भाई स्टैंडर्ड जो हमारी वेव इक्वेशन होती है क्या होती है वो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब भाई आपको क्या लग रहा है, हमें क्या मिला, वी गेट k इज इक्वल टू कितना 10 पाई। k के प्लेस पे यहाँ पे क्या है भाई 10 पाई है, मैंने इसलिए बोला था कि कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दोनों को कंपेयर करके देखो, a के प्लेस पे 0.25 है और k के प्लेस पे 10 पाई है, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू आ गया 2 पाई और हमारे पास k का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 10 पाई, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर। लैम्डा को सोल्व करके आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू दे रखा है कितना, क्वेश्चन हमारी इक्वेशन में 2 पाई हमें दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिख सकते हैं हम 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है ये, इसका लैम्डा का फॉर्मूला, इसका ओमेगा का फॉर्मूला मैंने बताया था, दो फॉर्मूले थे, एक था 2 पाई अपॉन टी, एक था भाई 2 पाई। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एफ भी लिख सकते हो, ये दोनों फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या आएगा 2 पाई, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो आंसर हमारे पास आ गया है, क्या अभी नहीं आया है। तो देखो जो साइन है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आप देखो साइन क्या है ब्रैकेट के अंदर, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब वेव कहाँ पे ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। भाई मैं फिर से वही बात बताऊंगी, दो ऑप्शन तो यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुके थे, ए और डी। यहाँ पे हमारे पास एक्स और टी के बीच में नेगेटिव साइन आ गया था, नेगेटिव साइन आ गया था, तो ऑप्शन में आपको एकदम से देख लेना था कि भैया आएगा तो पॉजिटिव आएगा, डायरेक्शन तो इसकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। बस आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फर्क था, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी थी। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको 50% मदद मिल गई थी कि आपके दो ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुके थे, ठीक है। और अगर आपको देखो भैया अब यही बात नहीं पता होती कि एक्स और टी के बीच में नेगेटिव साइन है तो हम मतलब उसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव है, तो देखो कितना मुश्किल हो जाता है। यही क्वेश्चन कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे आपके लिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें से करेक्ट वाली कौन सी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट भाई इसमें ये है, देखो जो साउंड वेव होती है एयर में वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है। अभी मैं आपको पीछे टाइप्स बता के आई हूँ, टाइप्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो वहां पे एग्जाम्पल मैंने इन्हीं के दिए थे कि लॉन्गिट्यूडनल में कौन सी होती है, ट्रांसवर्स में कौन सी होती है। उम्मीद है आपको याद भी होंगे, मैं लिखवा के आई थी। साउंड वेव्स जो होती हैं भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, और रिक्वायर उनको मीडियम की जरूरत होती है उनके प्रोपगेशन के लिए। लाइट वेव्स की बात करूं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो कि नेचर में ट्रांसवर्स होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। अगर आपको वो दोनों टाइप्स पता होते, उनमें दिए गए एग्जाम्पल अगर आपको पता होते तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। एक ट्रांसवर्स वेव है प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है, रिप्रेजेंट किया गया उसको इस इक्वेशन के थ्रू, जहां पे एक्स जो है मीटर्स में है, टी क्या है सेकंड में है, स्पीड बतानी है वेव की क्या होगी, स्पीड ऑफ द वेव बतानी है हमें इस क्वेश्चन में क्या होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो स्पीड ऑफ वेव हमको कैसे रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। ये हमें दे रखी है इक्वेशन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस यहाँ पे फेज डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। इज यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ठीक है। ये होता है हमारे पास, ये दे रखा है हमें गिवन है। अगर हम कंपैरिजन करें तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 पाई, ठीक है, जो कि हमें गिवन है। के क्या होगी 0.5 लैम्डा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, ओमेगा की वैल्यू के की वैल्यू दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, आपके पास आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला स्पीड निकालनी थी वेव की, वो हमने निकाल दिया 8 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। फॉर्मूले में बस हमने क्या है अपना चीजें सारी जो भी हमें गिवन थी वो अप्लाई किया है, पुट की है, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है 0.5,
अगर आपको लग रहा हो कि भाई कहाँ था, ये 0.5 ये रहा, 4 पाई ये रहा, ये हमारे पास क्या होता है 0.5 हमारे पास होता है के, और यहाँ पे हमारे पास क्या था ये ओमेगा। दोनों को फॉर्मूला सिंपल, आपको बस यहाँ पे आपको अगर स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला पता हो, सबसे पहले तो भाई यही पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब आपको ये पता होगा, एकदम से आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में आया कि भाई ठीक है स्पीड पूछी है वेव की, फिर उस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि स्पीड ऑफ वेव का तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ओमेगा अपॉन के। तो ये चीज आपको आ गई। अब भाई आपको इतना पता चल गया तो मान लो आपका आधा काम निपट गया। इतना तो आपको पता चला, आपको ये पता चल गया क्या पूछा, आपको ये पता चल गया उसका फॉर्मूला क्या पता चल गया। अब जाओगे आप इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन की तरफ आप गए तो आपने कंपेयर किया, आप वहां पे अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी उसके साथ लिख सकते हो, कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा अच्छा के प्लेस पे 0.5 गिवन है, 0.5 पाई, और यहाँ पे हमारे जो ओमेगा के प्लेस पे 4 पाई गिवन है, तो आपको जो है आंसर आ जाएगा इजिली। क्या आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, काफी इजी था। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ अ रूम, टाइम जो है किसका बताया गया है, रिवर्बरेशन ऑफ रूम ए का इज 1 सेकेंड, उसका कितना है 1 सेकेंड। और रिवर्बरेशन ऑफ रूम ए होता है भाई जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो है क्या मतलब फिट किया जाए, कुछ अप्लाई किया जाए उधर, मतलब कि इको वगैरह, ठीक है, साउंड के लिए इको मतलब इको ने आपने देखा भी होगा, ठीक है, ऐसे गहरी सी आवाज आती है किसी भी रूम में, तो मतलब ऐसा कुछ कराया गया। वो कितना है 1 सेकेंड है उसके लिए टाइम जो है रूम ए के लिए। व्हाट विल बी द टाइम इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में बताना है। रिवर्बरेशन ऑफ अ रूम हैविंग ऑल द डायमेंशन, जो कि रूम ए के कंपैरिजन में जिसकी सारी डायमेंशंस डबल है उसका बताना है रिवर्बरेशन टाइम कितना होगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है भाई। ठीक है, टाइम बताना है, सोल्व कर लेंगे, स्पेस बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो भाई सबसे पहले फॉर्मूला देखो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन का, ये होता है, ठीक है, अल्फा एस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। यहाँ पे वी जो होती है वॉल्यूम है ऑडिटोरियम की, एस यहाँ पे होता है भाई सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना पता चला। सो टी आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा के इंटू वी अपॉन अल्फा एस। ये आ गया, ये हमें कितना दे रखा है 1 दे रखा है रूम ए के केस में, तो यानी टी आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे के इंटू एल का क्यूब अपॉन 6 अल्फा एल का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ज्यूम करना है कि ऑडिटोरियम क्यूबिक है शेप में, अगर वो क्यूबिक है शेप में तो इसमें हमारे पास एल का क्यूब और एल का स्क्वायर मतलब एल का क्यूब अपॉन 6 एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको सोल्व करके क्या आएगा के अपॉन 6 अल्फा इंटू लेंथ। अगर डायमेंशन डबल है तो रिवर्बरेशन टाइम जो है वो भी डबल होगा। देखो भाई वैसे तो क्वेश्चन में ही आंसर था, इतना हमको बिल्कुल भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। नहीं भी आपको ये चीज याद हो रही थी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ आ रही थी। अगर ये देखो डायमेंशन डबल हो गई तो भाई रिवर्बरेशन का टाइम भी तो डबल ही लगेगा। जब रिवर्बरेशन ए रूम का, ये तो मैंने आपको जिसमें का सॉल्यूशन भी दिया जाए, वरना तो इसका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सामने था आंखों के, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। जब रिवर्बरेशन ऑफ ए, एक रूम का 1 सेकेंड है, हमसे ये बोल दिया कि भाई दूसरा रूम जो है ए का डबल है उसकी डायमेंशन, तो भाई टाइम भी तो डबल ही लगेगा। तो यानी कि इसमें कितना होगा 2 सेकेंड भाई। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इतना डिटेल में जाए बगैर भी, थोड़ा सा दिमाग लगा के। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, एक पॉइंट सोर्स है, एमिट कर रहा है साउंड इक्वली हर एक डायरेक्शन में एक नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम में। 2 पॉइंट कौन से P और Q, ठीक है, कौन से P एंड Q डिस्टेंस पे हैं 2 मीटर और 3 मीटर के रिस्पेक्टिवली। एक जो सोर्स है ना वहां से इतने डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो रेशियो बताना है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एट P एंड Q। तो हमें क्या बताना है, इंटेंसिटी की रेशियो बतानी है वेव P एंड Q की। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटेंसिटी क्या होता है भाई, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। वो एनर्जी मतलब एनर्जी पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी इसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर के। यानी कि एरिया और इंटेंसिटी बात तो एक ही हुई, यानी कि जो इंटेंसिटी है, नहीं अलग चीज है। इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी 1/r के स्क्वायर के। ठीक है, ये क्या होगी, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर रेडियस ज्यादा है तो इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया याद रखना आपको। ठीक है, ये हमारे पास दोनों के एरिया का मैंने आपको बता दिया, उसके साथ कंपेरिजन
इसके साथ आर के साथ और आई का बता दिया, दोनों चीजें आगे तक याद रखोगे। इनकी क्या निकालनी है, इंटेंसिटी की रेशियो, यानी कि हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, एक का 3 दे रखा है, एक का 2 दे रखा है, दोनों का स्क्वायर करने आएगा 9/4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपली आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, कंपेयर करोगे, वहां पे वैल्यूज पुट करोगे, 9/4 आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 11 की। फेज डिफरेंस जो है दो वेव्स के बीच का रिप्रेजेंट किया गया है बाय दिस, ये y1 है, ये y2 दे रखे हैं, जहां पे x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर और टाइम टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन सेकंड, इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ये बताना। देखो भाई सिंपल फॉर्मूला, दोनों आपको दे रखे हैं, y1 दे रखा है, y2 दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया था, एक क्वेश्चन ऐसा करा भी चुकी, ये कंसेप्ट भी समझा चुकी हूँ, बिल्कुल आपको पुट करना है उसी कंटेक्स्ट में और आंसर आ जाएगा आपका 1.07 रेडियन इसी फॉर्मूले से। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, आप लिखोगे y1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 साइन 100t प्लस जो भी आपको दे रखा है उसको इज इक्वल टू कर दोगे इसके। ठीक है, ये मतलब इज इक्वल टू प्लस ये आपके पास दोनों आ जाएंगे, तो y2 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और फिर पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 0.5 करोगे तो 1.07 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही फॉर्मूले से क्वेश्चन आपको निकालना है। ये इक्वेशन जो है ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल कर रही है विद एम्पलीट्यूड, जो कि कौन से एम्पलीट्यूड के साथ 0.2 मीटर, वेलोसिटी कितनी है 360 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ कितनी है यानी लैम्डा 60 मीटर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हालांकि स्पेस यहाँ पे है ही बहुत, तो यहीं पे कर लेंगे। देखो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एन लैम्डा, एक पीछे हमने किया था इसी फॉर्मूले से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी एन कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, वी क्या 360। ठीक है, और आपके पास ये क्या दे रखी है, लैम्डा 60, सोल्व करोगे क्या आ जाएगा भाई, आएगा 6 आंसर आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 6। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 0.2 मीटर दे रखा है, तो एक वेव जो ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैंने क्या बताया था अभी तक, तो ध्यान हो जाना चाहिए, ओमेगा टी, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे आप पुट करोगे ए साइन, यहाँ पे ओमेगा के प्लेस पे क्या है 2 पाई एन टी यानी फ्रीक्वेंसी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन टी, ये फॉर्मूला लिखा है 2 पाई अपॉन लैम्डा। मतलब जो भी इनके फॉर्मूले आपको पता है, आप कर चुके हैं, वो फॉर्मूला पुट करोगे, उसको फर्दर सोल्व करोगे, तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा क्या, ए। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले में आंसर अपना वो पुट करना है, आगे फर्दर सोल्व करते जाओगे तो आपको आंसर आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यही आना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। जो इक्वेशन है एक वेव की वो रिप्रेजेंट करी गई है ऐसे, जो वेलोसिटी होगी वेव की वो बतानी है, वेलोसिटी बतानी है भाई, हमको यहाँ पे दे रखा y इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी है 100/2 पाई, ये लिखेंगे 100 हमें दे रखी है क्योंकि, ठीक है 100/2 पाई आ जाएगा, और लैम्डा कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 पाई 10 मीटर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एन होगा, तो आपको लैम्डा अपॉन एन कर देना है, ये जो आपके पास दोनों निकल चुके हैं, तो आपके पास 1000 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि रिप्रेजेंट करी गई है इस इक्वेशन के द्वारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की कौन सी वैल्यू जो है इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, जो कि इक्वल होगी इक्वल टू 2 टाइम्स, जो कि वेव वेलोसिटी के 2 टाइम्स मैक्सिमम होगी। ठीक है, लैम्डा की वो वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है। देखो ये हमें दे रखी है इक्वेशन, पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला dy/dt मैंने बताया था, इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो y0। ठीक है, इसके प्लेस पे आपने लिख दिया y0 इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा v कोस 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स, ये लिखोगे तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी y0 इंटू 2 पाई फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 14 का डी, आपको सिंपल वो फॉर्मूला इक्वेशन में पुट करना है। एक स्टैंडिंग वेव है जिसके पास 3 नोड है और 2 एंटी नोड है, फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में फॉर्म हुई, जिसका डिस्टेंस कितना है 1.21 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतना इसका डिस्टेंस है, तो बिटवीन देम, तो वेवलेंथ बतानी है स्टैंडिंग वेव की कितनी होगी वेवलेंथ। यहाँ पे मान लो लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेंथ एल मान लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है,
इंटू टू, ठीक है, लैम्डा अपॉन टू इंटू टू, ये फॉर्मूला होता है भाई इसका, लैम्डा अपॉन टू इंटू टू, ये होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एल आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 15 का। तो यहाँ पे जो वेव लेंथ होगी स्टैंडिंग वेव की वो कितनी होगी 1.21 ही आएगी, क्योंकि लैम्डा जो है लेंथ के इक्वल है, यहाँ पे हमें कितना दे रखा है डिस्टेंस, यानी इतना, तो यानी इसका ये ऑप्शन भी क्या आएगा करेक्ट आएगा। एक साइनसोइडल वेव है जिसका टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जीरो डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए 0.170, इसका मैक्सिमम टाइम है। फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की कितनी होगी, देखो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो डिस्प्लेसमेंट कितना है t/4, ठीक है, t/4 होता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 इंटू कितना दे रखा है 0.170। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/t, टाइम आपके पास आ गया 1/t करोगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट, इसका आएगा यहाँ पे लिख देती हूँ 1.47 हर्ट्ज, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये PYQs और इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको टॉपिक्स कंसेप्ट थोड़े से बताए हैं वो समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।